Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन, लास्टली आपका गैप का पार्ट. और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंडर. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session और आ जाते हैं आज की पहली न्यूज़ पर. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट रेजिंग होम्स. अब देखो रिसेंट में आपके जस्टिस B.R. गवाई what he has said that law does not permit raising of homes of accused says your Supreme Court. So the main purpose here, देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, but what the law has said, what the Supreme Court has said कि आप कहीं पर भी जाकर किसी के भी घर तोड़ नहीं सकते हो, आप किसी पर भी बुलडोजर्स नहीं चला सकते हो. इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, इफ द अक्यूज्ड पर्सन हैज डन समथिंग रॉन्ग, देन उस पर लॉ आपका एक्ट करेगा और आप जाके ऐसे अनऑथराइज तरीके से वहां पर जाके एक्शन खुद से नहीं ले सकते हो. सो दिस हैज कम इन टू द न्यूज रिसेंटली. नेक्स्ट न्यूज पाएंगे. नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज रिलेटेड टू योर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. अब आपने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है. बहुत टाइम से ट्राई किया जा रहा है कि इंडिया में भी आपकी एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड फॉर्म हो जाए, राइट. आप सबको पता है हमारे पास है आपकी इंडियन आर्मी, फिर हमारे पास आती है हमारी नेवी एंड एयरफोर्स. हमारे पास तीनों है, बट तीनों आपकी सेपरेट एंटिटीज हैं, एक कंबाइंड एंटिटी नहीं है. एट प्रेजेंट इंडिया में एक कंबाइंड एंटिटी नहीं है आपके पास. तो हमारे पास सीडीएस है, बट हमारे पास एक कंबाइंड एंटिटी पर्सन जो कंबाइनली इन सबका हैंडल करता है वो अभी तक प्रेजेंटली इंडिया में ऐसी थिएटर कमांड फॉर्म नहीं हुई है. और इसी पर डिस्कशन हो रहा है आपका इन द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस. ये आपकी लखनऊ में चल रही है, जहां पर देखा गया है कि इस टॉपिक पे अबाउट द थिएटर कमांड इस पे डिस्कशन होगा एंड देन वी कैन सी व्हाट विल हैपन. ओके, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. व्हाट इज दिस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड? फर्स्टली, इट envisions a unified structure where the Army, Navy and your Air Force operate under a single commander overseeing specific geographical areas of strategic and security importance. So एक single commander होगा आपका for the Air Force, Navy and your Army and he overlook through all of this. Okay, so that will form your integrated theater command here. Primary जो rational होगा इसका is to improve the coordination and the efficiency of India's defense capabilities in response to modern warfare, which increasingly demands integrated and rapid responses according to different domains. अब see, मेन पर्पस क्या होगा अगर हम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं, राइट? See, the main purpose here is that all of this will be done in a very efficient manner because ये सब लोगों के बीच में आपकी जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, right? Because all of them will have a single commander, so all of the reports will be गिविंग टू द सिंगल पर्सन. सो आपकी कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी आपकी डिफेंस में और आपकी कैपेबिलिटीज भी इसके अकॉर्डिंग ग्रो करेंगी क्योंकि आपकी रैपिड रिस्पॉन्सेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. इसीलिए ही हम इस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को और ज़्यादा पुश कर रहे हैं दैट इट शुड वर्क, राइट. नाउ वी लुक ऑन टू व्हाट विल बी द पॉजिटिव्स, ठीक है. अगर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आती है तो उसके क्या क्या पॉजिटिव्स आपको मिलेंगे, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज द जॉइंट ऑपरेशन एंड सिनर्जी. आपकी जॉइंट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे और सिनर्जी आ जाएगी, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा. लाइक द ITCs वुड कंबाइन ऑल द मिलिट्री फोर्सेस like your Air Force, Navy and Army under a single unified command for a particular geographical theater. Example आपका Northern Command of the border of China, जो वो वाला पोर्शन है उस पर एक सिंगल कमांड आ जाएगी. देन बेटर कोऑर्डिनेशन होगा उन लोगों के बीच में. कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन होगा? क्योंकि देखो जो आपकी सारी जो रिसोर्सेज हैं, जो डेटा है वो एक साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है. सो आप जब एक साथ कंबाइन होगा आपका डेटा, आपकी पावर, मैन फोर्स भी एक साथ में कंबाइन हो जाएगी इसी वजह से एंड आपका बेटर आउटलुक आपको देखने को मिलेगा. सो एक जो आपका पर्टिकुलर रीजन है, इन्होंने जियोग्राफिकली उस थिएटर को डिवाइड किया है. सो जियोग्राफिकली उस पोर्शन पे आपको इंक्रीज्ड आपकी जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाती है आपकी ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन. हम बजट की बात करते हैं, ठीक है, डिफेंस के लिए कितना बजट एलोकेट हो रहा है. तो अब आपका तीनों जो कमांड्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट होता है. आर्मी को अलग मिलता है, आपका एयरफोर्स को अलग मिलता है और नेवी का अलग बजट रहता है, राइट. अब क्या होगा अगर वो लोग कंबाइन हो जाएंगे तो जो आपकी रिसोर्सेज हैं जो मे बी आर्मी के पास है तो एयरफोर्स उसी का यूज कर लेगी आपकी. मे बी देयर सम रिसोर्स विद द नेवी,
देन द आर्मी को टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, और उनकी रिसोर्सेज साथ में ऑपरेशनल हो जाएंगी और डुप्लीकेट नहीं होगा, डुप्लीकेशन आपकी कम हो जाएगी। एक रिसोर्सेज जो दूसरी पर्सन के पास है या दूसरी डिफेंस फोर्स के पास है वो आप लोग यूज कर पाओगे, सो डुप्लीकेट रिसोर्सेज की आपको जरूरत नहीं होगी, राइट। सो दैट इज अ गुड थिंग, आपका बजट भी बहुत अच्छी से यूटिलाइज होगा यहाँ पर। एंड देन लास्टली इट विल बी अ फास्टर डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगी। अगर कोई क्राइसिस है तो आपके पास ज्यादा माइंड हो गए, फॉर अ सेम प्रॉब्लम यूल हैव ग्रेटर माइंड्स टू थिंक अबाउट इट, सो आपके जो डिसीजन होंगे वो बहुत जल्दी रेट पे आएंगी। आपको, अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो आपको क्विक डिसीजंस की जरूरत होती है, राइट। वी नीड क्विक डिसीजंस इन केस ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन। सो इस पॉइंट पे अगर कोई क्राइसिस आता है कभी भी, फॉर गॉड सेक, अगर आगे जाके आपको देखने को मिलता है तो एक सिंगल लीडर बहुत जल्दी डिसीजन लेकर आ पाएगा। वो सारे जो आपके डिसीजन होंगे, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग आइडिया सजेस्ट करेंगे, बट देन देयर वुड बी वन पर्सन who has to make the final call। एक सिंगल कमांडर है, एक सिंगल लीडर है जिसे एक फाइनल कॉल देनी है, तो वो उन आइडियाज को सेग्रीगेट करके आपको आंसर देगा। तो एक आपका क्विक डिसीजन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स हैं बट नेगेटिव्स भी आते हैं उसके साथ में। अगर आप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लेकर आते हो, क्या आपके नेगेटिव्स देखने को मिलेंगे? सो जो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे आपके यहाँ पर इज द इंटर सर्विस राइवलरी। अगर आपको पता होगा थोड़ी सी राइवलरी रहती है जब हम देखते हैं आर्मी के लोगों को, एयरफोर्स को और नेवी को, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इंडिविजुअल अपने अंदर खुद बना लेता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा दूर रहते हैं, राइट। और इसी वजह से राइवलरी होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज व्हाट विल हैपन, अभी आपके अलग अलग, जैसे आपकी आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, वहां पर आपके सर्टन लीड्स हैं, ऑलरेडी आपकी लीडर्स एलोकेटेड है ना। अब उनके डिसीजंस में जब किसी और के डिसीजंस को ओवर पार किया जाएगा या दूसरे पर्सन का डिसीजन रखा जाएगा तो राइवलरी आनी बहुत नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है आपका, बिकॉज दे विल थिंक कि हम इतने टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगी या हमारे डिसीजन को कम वैल्यू तो नहीं दी जा रही है, तो आपकी राइवलरी आने के चांसेस हैं। जिसकी मेन रीजन है कि अभी जो आपका ट्रेनिंग जो ऑलरेडी चल रही है और जो डॉक्ट्राइन है वो इतना चेंज नहीं है, इतना एडवांस नहीं है, तो हमें ट्रेनिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपका जो आपकी ट्रेनिंग सबकी अलग अलग होती है, ट्रेनिंग में चेंजेस आएंगे तो मे बी दे विल वर्क टुगेदर, सो दे हैव दैट देयर नेचर विल आल्सो चेंज, और वो लोग साथ में काम करने को ईजी समझेंगे अगर उनकी ट्रेनिंग में, प्रोटोकॉल्स में थोड़े से चेंजेस आएंगे। देन पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप इज अ वेरी बिग थिंग। अब अगर आप सिर्फ एक लीडर के अंडर इतनी बड़ी पावर दे देते हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप पूरा डिफेंस एक लीडर के हाथ में दे देते हो जिसकी वजह से चांसेस है कि वो मिसयूज ना हो जाए। इफ अ सिंगल पर्सन इज गोना बी लीडिंग ऑल ऑफ दीज कमांड्स, देन उसके हाथ में बहुत पावर आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। सो टू यूज दैट पावर इन अ गुड वे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज है फॉर द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एट प्रेजेंट। ओके, आपकी क्या व्यूज है रिलेटेड टू दैट, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, चाइना एंड फिलिपाइन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ है। देखो क्या हुआ आपका रिसेंट में, चाइना की वेसल थी, ओके, चाइना की वेसल ने जाके कोलाइड कर दिया आपका मनीला की वेसल में, लाइक फिलिपाइंस की आपकी वेसल में, ओके। उन्होंने वहाँ पर जाके कोलाइड किया एंड वहाँ पर जाके जो उनकी वेसल थी उसमें एक बड़ा होल कर दिया इन लोगों ने, एंड स्टिल चाइना अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं एंड चाइना है सेट कि ये हमारी टेरिटरी में आ रही थी, तो अगर हमने कोलाइड कर भी दिया इनकी वेसल के साथ देन वी डिड नथिंग रॉन्ग। So this is what China has been saying and defending itself. चाइना और फिलिपाइंस की रिलेशनशिप कभी भी अच्छी नहीं रही है और एट प्रेजेंट भी अच्छी नहीं चल रही है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न सेम है, चाइना समझता है कि आपकी पूरी जो साउथ चाइना सी का रीजन है वो चाइना ही क्लेम करके बैठा हुआ है, राइट। सो वो पूरे पोर्शन को खुद क्लेम करके बैठा हुआ है और उसको लगता है जितना पोर्शन उसने क्लेम कर रखा है साउथ चाइना सी का, जो उसमें आइलैंड्स है, लाइक यू कुड सी द पैरासल आइलैंड्स और द स्प्रैटली आइलैंड्स, सो ये सब कुछ चाइना के अंडर ही आते हैं और चाइना का क्लेम रहता है इन पे, ठीक है। जिसकी वजह से जो इसके नेबर्स हैं, जैसे आप देखोगे ताइवान, फिलिपाइंस, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, ये सब लोग काफ़ी अनॉयड रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे मैप के थ्रू। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपकी यूनिक्लॉज है, ठीक है, जो आपका बेसिकली एलोकेट करते हैं कितना आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो सकता है, ठीक है, कितने नॉटिकल माइल्स एलोकेट होता है। 200 नॉटिकल माइल्स जनरली आपके यूएन क्लॉज ने एलोकेट कर रखा है कि हर कंट्री का इतना होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बट
आप यहाँ पे देखोगे जो लाइन्स हैं इनकी, ये डॉटेड ब्लू लाइन्स है फॉर चाइना, बट चाइना ने अपनी खुद की ये रेड लाइन बना रखी है, ठीक है, या द 9 डैश लाइन जिसने बना रखी है खुद ही, और जितने भी इसमें आइलैंड्स आते हैं उस पर चाइना अपना खुद का क्लेम लगा के बैठता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो अलग अलग आइलैंड्स हैं उस पर अलग अलग जो नेबर्स हैं उन्होंने भी क्लेम कर रखे हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्प्रैटली आइलैंड्स है, सो स्प्रैटली आइलैंड्स पे थोड़ा सा मलेशिया ने क्लेम डाल रखा है, थोड़ा सा ब्रुनई ने क्लेम डाल रखा है, फिलीपाइंस ने भी अपना क्लेम डाल रखा है, ठीक है। आपका पैरिस आइलैंड्स है तो वहाँ पर वियतनाम ने आपका क्लेम डाल रखा है। सो दिस इज ऑल, यहाँ पर इनकी वजह से ये जो क्लेम्स हैं ऑन दीज आइलैंड्स, इनकी वजह से इन सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आपके चलते रहते हैं, ओके। नेक्स्ट आ जाएंगे हम करंट अफेयर पोर्शन पे। सो रिसेंटली विच सिटी इज सेट टू होस्ट 2024 विमेन एशिया चैंपियंस ट्रॉफी एज अनाउंस्ड बाय हॉकी इंडिया। तो पहली बात देखो ये आपका बिहार में हो रहा है, ठीक है, बिहार आपका होस्ट करेगा। बिहार में कौन सी सिटी है? बिहार की सिटी है आपकी राजगीर, जहाँ पर ये होने वाला है। आपको सिर्फ लोकेशन याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें जो टीम्स आपकी पार्टिसिपेट करेंगी दैट विल बी फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, कोरिया हम बात करें साउथ कोरिया है आपकी, देन थाईलैंड, ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में जो 11 to 28 नवंबर के बीच में होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब पैरालंपिक्स की बात आई है और इंडिया पैरालंपिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अभी एट प्रेजेंट हम 15th पोजीशन पे चल रहे हैं इन पैरालंपिक्स, विच इज़ वे वे बेटर देन जो हम आपके नॉर्मल ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो पैरिस पैरालंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 15th तो अभी आपकी पैरा ओलंपिक्स में है। हमारी रैंकिंग क्या थी जो आपके नॉर्मल ओलंपिक्स थे उसमें इंडिया ने किस रैंक पे आपका एंड किया था, मैंने आपको बता रखा है सेशंस में, तो ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा क्या रैंकिंग थी। Coming back to the question, which Indian athlete won a silver medal in the men's discus throw F56 event at the Paris Paralympics? तो किस एथलीट की बात की जा रही है? यहाँ पर है योगेश कथोनिया, जिन्होंने ये पर्टिकुलर सिल्वर मेडल आपका विन किया है, ओके। नेक्स्ट आते हैं, देखो इंडिया की अभी 15 पोजीशन चल रही है इन पैरालंपिक्स। मेडल टैली है आपकी 3 गोल्ड्स है, 5 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है हमारे, ओके। वेरी गुड, वी आर डूइंग वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली? इन्होंने अनवील किया है कुछ नया यहाँ पे। सो इन्होंने अनवील किया है आपका न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नया आपका फ्लैग आया है, इंसिग्निया है, वहाँ पर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आप इसकी इमेजेस देख सकते हो। दिस इज द न्यू फ्लैग ऑल्सो। जो आपका फ्लैग है वो ब्लू इन कलर है। इट सिग्निफाइज trust, wisdom and justice, and it features key symbol central to India's identity. यहाँ पर these include your अशोक चक्र है इसमें आपका, ठीक है, which stands for the eternal wheel of law. The Supreme Court's building आप देखोगी symbolizing the authority and integrity of the judiciary. Then the Constitution of India, which is the bedrock of नेशंस लीगल फ्रेमवर्क। ये जो आप बुक देख रहे हो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज योर बिल्डिंग, प्लस आपका अशोक चक्र है यहाँ पर। अलॉन्ग साइड द फ्लैग द न्यू सुप्रीम कोर्ट इंसिग्निया वाज आल्सो अनवील्ड, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फ्लैग में भी सेम ही है। इट बेयर्स द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द संस्कृत फ्रेज यतो धर्मास्तो जगह, विच इज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट में है आपका। दिस फ्रेज ट्रांसलेट्स टू वेयर there is dharma, there is victory, or victory lies where is dharma, okay. Next आएंगे, which football club won the historic Durand Cup title recently football से relate करता है firstly आपका Durand Cup, ठीक है, और recently जिसने win किया है that is North East United Football Club, जिसने win किया है, okay। ये आपका एशियाज ओल्डेस्ट है एंड वर्ल्ड्स 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इन विच टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। इनॉग्रेट हुआ था आपका शिमला में इन 1888 में। टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर सर हेनरी मॉर्टिमायर डूरंट, ओके। देन हम आ जाते हैं रीसेंट में, विच AI प्रोजेक्ट लेड बाय गूगल इंडिया यूनिट एम्स टू इनकम्पस 125 इंडिक लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। सो कौन सा प्रोजेक्ट है? द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोरनी, ओके। सो आपको पहले नेम याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है आपकी मल्टी मोडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। ये एम करती है टू इनकम्पस 125 इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स ऑल्सो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट वानी इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड आर्ट पार्क, विच इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ओके।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे. फर्स्ट वर्ड इज रेज, विच इज टू completely destroy building, town, etc. so that nothing is left. Then we have incitement, which is the act of encouraging someone to do or feel something unpleasant or violent. Then we have anticipate, to expect something to happen and prepare for it. And lastly, we have knotting, extremely difficult or complex. Basically, knots से relate करता है आपका knots, गांठ जिसे कहते हैं हम, आप रोप में बांधते हो, ठीक है. तो अगर आपकी नॉटी मीन्स बेसिकली बहुत ज़्यादा जब आपकी नॉट्स होती है, सो इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू ओपन अप. ओके, देन हम आ जाते हैं आपके क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप आप सब इसका आंसर करो कॉमेंट्स में. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, याद होगा आपको. Lastly, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this session. You share this session with all your friends. Do not forget to answer all the questions that we asked in the comments. And lastly, subscribe करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को. With that being said, we end the session here. Thank you for watching.